हाँ जी, लिखें जरा। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ when a dirty cloth is put in water when a dirty cloth is put in water containing dissolved soap containing dissolved soap containing dissolved soap, then the hydrocarbon ends of the soap molecules then the hydrocarbon ends of the soap molecules in the missile attached to the oil or grease in the missile attached to the oil or grease attached to the oil or grease particles present on the surface of dirty cloth. Surface of dirty cloth. कुछ नहीं, सोडियम स्टीयरेट अगर यूज करेंगे और सोडियम पैल्मिटेट अगर यूज करेंगे तो सोडियम स्टीयरेट क्या था? ये था, है ना, यही है सोप का। हाँ, मिजेल का केमिकल फॉर्मूला ये, क्योंकि मिजेल क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सोप मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो ये अगर सोडियम स्टीयरेट यूज हुआ है तो ये, सोडियम पैल्मिटेट यूज हुआ है तो C15H31CO, है ना। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से होता है, ऐसे बना रहेगा और इसमें ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाकर और यहाँ पर माइनस लगाकर और यहाँ पर साइड में ऐसे Na+ लिखते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, अगर स्टीयरेट यूज करा तो C17H35COO माइनस और लास्ट में Na+, ये होता है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद जरा चेक करिए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, व्हेन द डर्टी क्लॉथ is agitated in soap solution, when the dirty cloth is agitated in soap solution, comma, the oily and greasy particles present on its surface the oily and greasy particles present
on its present on its surface, particles present on its surface and entrapped by soap micelles and entrapped by soap micelles get dispersed in water due to which get dispersed in water due to which gets dispersed in water due to which the soap water becomes dirty but the cloth gets cleaned. Cloth gets cleaned. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times. क्लीन वाटर अ नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो देखिएगा क्या है ना, डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर. तो हमने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, मिजेल फॉर्मेशन. मिजेल जो था इसमें हमने ये बताया था कि ये वाला जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसका मिजेल का, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक. और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि इसको हाइड्रो यानी कि पानी से, पानी का फोबिया है, पानी से दूर भागेगा, ये पानी में घुलेगा नहीं, है ना. तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर बट कैचेस ऑयल. ऑयल को या ग्रीस को कैच करता है ये. तो पानी से तो दूर भागता है लेकिन ऑयल या ग्रीस को कैच करता है. वो ऑयल या ग्रीस कहाँ मिलेगा भाई, कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी लग गई. ठीक है, तो वो ऑयल या ग्रीस आप खुद सोचें कि भाई जब आप सुबह नहा धोकर आप तैयार हुए, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद फिर आप अपने चेहरे को ऐसे इधर इधर से चेक करके देखें तो हल्का हल्का ऑयल आ जाता है. तो कपड़े तो हम पूरी बॉडी पर पहनते हैं, तो बॉडी पर भी तो हल्का हल्का ऑयल आता है. अब वही जो ऑयल है उसकी वजह से जो कपड़े हैं वो 1 बार 2 बार पहनने के बाद गंदे हो जाते हैं. तो पूरे जो कपड़े हैं उन पर हल्का 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 ऑयल डिस्पर्स हो जाता है. अब उस ऑयल को कौन कैच करता है, ये जो सोप बनता है ना, इस सोप का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो उस ऑयल पार्टिकल्स को कैच कर लेता है. ठीक है, और ये वाला जो दूसरा वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये पानी में घुल जाता है. पानी में ही हम सोप सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये पानी के साथ घुला रहता है. ठीक है, और जब हम पानी के साथ खूब उसको एजिटेट करते हैं और फिर निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने का मतलब ये है कि हम क्लॉथ को श्रिंक करवा रहे हैं ताकि उसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए. तो जब पानी निकलता है तो पानी के साथ ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है तो ये निकल जाएगा. फिर इस हिस्से के साथ में ये पूरा हाइड्रोफोबिक पोर्शन जुड़ा हुआ है, ये निकल जाएगा. और हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो अपने अंदर ग्रीस या ऑयल पार्टिकल्स को चिपका लेता है ना, वो चिपका लेता है, तो साथ साथ वो भी निकल जाते हैं. तो कुल मिलाकर होता क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी मिजेल्स अगर कपड़े में रह गए हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको पानी में डिप करते हैं और फिर हम रिंस करते हैं, निचोड़ देते हैं, तो जितना भी
जो पानी है वो पानी निकल जाता है और उस पानी में जितना भी मिजेल था वो मिजेल भी निकलता है। मिजेल निकलता है वो अपने साथ डर्ट पार्टिकल और जितने भी ऑयल और ग्रीसी पार्टिकल्स हैं उनको चिपका कर अपने साथ ले जाता है। वही यहाँ मेंशन कर रखा है, व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, एजिटेटेड मतलब खूब उसको हिला दिया जाता है ढंग से, द ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एंड एंट्रैप्ड बाय सोप मिजेल्स, सोप मिजेल्स ही ऑयल और ग्रीसी पार्टिकल्स को एंट्रैप कर लेते हैं, गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू विच द सोप वाटर बिकम्स डर्टी बट द क्लोथ गेट्स क्लीन। तो सोप वाटर तो डर्टी हो जाता है लेकिन जो कपड़ा है कपड़ा क्लीन हो जाता है, ठीक है। और उसको थोड़ा बहुत और आपने पानी से निचोड़ दिया तो वो जितना बचे कुछ मिजेल पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाते हैं, और जब मिजेल जाएगा तो अपने साथ ऑयल और ग्रीसी पार्टिकल को चिपका कर लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ये तो हुआ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसके बाद सोप की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिखिएगा लिमिटेशंस ऑफ सोप, लिमिटेशंस ऑफ सोप। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है, बता दीजिए। वंशिका, भास्कर, गौरी, अवनी, आरुष, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सोप, soap is not suitable for washing clothes with hard water. Soap is not suitable for washing clothes with hard water because of two reasons. बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। अब जो सोप है, सोप की लिमिटेशन होती है कि हार्ड वाटर के साथ में उससे हम कपड़े नहीं धो सकते। रीज़न, ये जो हार्ड वाटर है ना, हार्ड वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, और उन आयंस की वजह से उसको आप साबुन को उस पर लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, झाग ही नहीं बनता है, ठीक है। और जब झाग नहीं बनेंगे तो इसका मतलब मिजेल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मिजेल फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो कपड़े धुलेंगे कहाँ से, ठीक है, साफ़ ही नहीं हो पाएंगे। तो दो रीज़न है कि हार्ड वाटर के साथ हम सोप को क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हार्ड वाटर समझते हैं ना, हार्ड वाटर जैसे जैसे समंदर का पानी है, तो समंदर का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा आयंस मिलते हैं उसके अंदर। और इसी तरीके से कुछ जगह भी हैं, जैसे यहाँ पर भी नोएडा का पानी उतना अच्छा नहीं है, गाज़ियाबाद का कंपेरेटिवली बेटर है। आप मेरठ की तरफ जाएंगे और अच्छा हो जाएगा, मुजफ्फरनगर जाएंगे और अच्छा। जैसे जैसे आप हरिद्वार की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पानी क्लीन 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 होता चला जाएगा। किसी भी बड़ी वाटर बॉडी की तरफ अगर आप जाते हैं तो पानी अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं यानी कि आप गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पानी क्लीन मिलता चला जाएगा, और इधर पानी के वाटर सोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं, वो हार्ड वाटर नहीं होता। जो समंदर का पानी है वो होता है हार्ड वाटर, ठीक है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। चलिए जी, तो when soap is used for washing clothes with hard water, पहला रीज़न, when soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted. A large amount of soap is wasted is wasted
is wasted in reacting with the calcium and magnesium ions in reacting with the calcium and magnesium ions, calcium and magnesium ions of hard water to form an of hard water to form an insoluble precipitate called scum. Called scum. Full stop, comma, before it can be used for the real purpose of washing. Before it can be used for the रियल पर्पज ऑफ वॉशिंग। अब आप ये देखिएगा, व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर के साथ में सोप को यूज करा जाता है कपड़े धोने के लिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। तो बहुत सारा जो सोप है वो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ में रिएक्ट करने में ही वेस्ट हो जाता है, ठीक है। टू फॉर्म एन इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम, तो उसमें क्या होता है, एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एक ऐसा प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है। वो जो भी बकेट है, जिस बकेट में हम पानी को ले रहे हैं या किसी और छोटे किसी टब में अगर कपड़ों को धो रहे हैं, तो उसके नीचे वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है। वो घुलता नहीं है कभी भी पानी में। तो वो कब बनता है, क्योंकि वो जो पानी है वो उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ही रिएक्ट करने में लगा रहता है, तो कपड़ों को तो धो ही नहीं पाता। तो लिखा है ना, बिफोर इट कैन बी यूज फॉर द रियल पर्पज ऑफ वॉशिंग। वो इतना सारा साबुन जो है वो तो इसी में वेस्ट हो जाता है कि पहले हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ही रिएक्ट करता रहता है, ठीक है। और फिर जब वो सारे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन खत्म हो जाते हैं, तब जाकर कहीं वो कपड़ों को धो पाता है। तो इसलिए एफिशिएंटली हम यूज़ नहीं कर सकते साबुन को हार्ड वाटर के साथ में। रीज़न यही है कि साबुन जो है वो वेस्ट बहुत होता है, ठीक है ना। और साथ साथ क्या है कि वो एक स्कम तैयार हो जाता है, वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वो कपड़ों पे भी जम जाता है। तो कपड़े जो हैं जब सूख जाते हैं तब लगता है जैसे कपड़े पर कोई वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस है वो लगा हुआ है, तो कपड़ों को बहुत झाड़ना साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है हार्ड वाटर के साथ पानी कपड़ों को धोने की। दूसरा देखिएगा, दूसरा द स्कम और कर्डी प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का होता है ना, तो कर्ड जैसे कलर का, और कर्डी प्रेसिपिटेट द स्कम और कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप formed by the action of hard water formed by the action of hard water on soap, hard water on soap sticks to the clothes being washed to the clothes being washed and interferes with the cleaning ability of the additional soap.
interferes with the cleaning ability of the additional soap. Additional soap. स्टार बनाकर लिखिएगा, एन इजी वे टू आइडेंटिफाई हार्ड वाटर is that an easy way to identify hard water is that soap does not give lather easily with hard water. Soap does not give lather easily. LATHER ये झाग वाला लेदर है. Lather easily with hard water. Easily with hard water. ये लिमिटेशन हो गई सोप की, ठीक है. हार्ड वाटर को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है. उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिटर्जेंट्स. हेडिंग डालिए डिटर्जेंट्स. हाँ हाँ करा रहा हूँ. क्या टाइम हो गया क्या? हो जाएगा. मैं हर साल सोचता हूँ इसमें नोट्स में इंक्लूड करूँगा, पर रह जाता है. डिटर्जेंट्स इसमें नोट करें. डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स. Also called soapless soaps because though they act like a soap, because though 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 they act like a soap in having the cleansing properties, act like a soap in having the cleansing properties, comma, they do not contain the usual soaps. They do not contain the usual soaps like sodium stearate, etc. सोडियम स्टीरेट एटसेट्रा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट. इनको ना सोपलेस सोप्स कहा जाता है. सोपलेस सोप्स इस वजह से बोला जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी तो होती है साफ़ करने की, कपड़ों को साफ़ करने की इनकी प्रॉपर्टी होती है,
लेकिन इसके अंदर जो ट्रेडिशनल सोप्स हैं जिसमें सोडियम स्टीयरेट यूज़ करा जाता है, तो सोडियम स्टीयरेट कंपाउंड इसमें यूज़ नहीं करा जाता, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको कहते हैं कि सोप वाला काम भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, और सोप का जो बेसिक कंपाउंड होता है जैसे सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पैल्मिटेट, वो यूज़ नहीं करा जाता इसमें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो फिर होता क्या है ये। अब इनके दो नाम हैं, थोड़े अजीब से नाम है, याद कर लेना। अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन A detergent is the sodium. A detergent is the sodium salt of a long chain benzene. Sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ब्रैकेट में लिखिए, और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, alkyl hydrogen sulfate, which has the cleansing properties in water. Which has the cleansing properties in water. Full stop. उसके बाद देखें, examples of detergents are सोडियम N, नाम याद रख लेना, दो बता रहा हूं, सोडियम N डो डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, डीओडो DECYL डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। एक सेकंड एग्जांपल नोट करें इसका, सोडियम N डो डिकाइल सल्फेट। तो इसमें तो सोडियम N डो डिकाइल, N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, N डो डिकाइल सल्फेट है, और एक है डो डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये है। लंबी कहानी है, रहने दीजिए, बस फॉर्मूला याद कर लो इसका, ठीक है ना। नहीं नहीं, नाम ही है ये, पूरा का पूरा नाम ही है इसका। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, CH3 जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, इसका केमिकल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 उसके बाहर 11 सिंगल बॉन्ड, C6H4 SO3 माइनस Na प्लस। ये तो पहला वाला हो गया, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और जो ये दूसरा वाला है, ये देखिएगा, ये क्या है, CH3 CH210 CH2 SO4 माइनस Na प्लस, ठीक है।
तो ये दो हैं कॉमन जो डिटर्जेंट यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। एक टेबल बनाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो इसमें सोप्स यहाँ लिखेंगे सोप्स, इधर लिखेंगे डिटर्जेंट्स। तो पहला पॉइंट सोप का इसमें लिखेंगे द आयनिक ग्रुप इन सोप्स इज द आयनिक ग्रुप इन soaps is COO minus Na plus। इसका पहला पॉइंट लिखें डिटर्जेंट्स का, द आयनिक ग्रुप इन अ डिटर्जेंट इज डिटर्जेंट इज SO3 minus Na plus और SO4 minus Na plus। सेकेंड पॉइंट सोप्स का, soaps cannot be used with hard water इधर लिखेंगे सेकंड, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन विद हार्ड वाटर। सॉफ्ट के साथ तो काम करेगा ही करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ भी डिटर्जेंट्स काम करते हैं। थर्ड, soaps are biodegradable इधर थर्ड पॉइंट है, some of the detergents are not biodegradable, some of the detergents are not बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर ज़मीन पर या कहीं पर भी गिर जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो पॉल्यूशन करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करते हैं, डिग्रेडेबल हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं। फोर्थ, सोप्स में लिखेंगे दे हैव अ वीक क्लींजिंग एक्शन, दे हैव अ वीक क्लींजिंग एक्शन। और इसमें फोर्थ,
they have a strong cleansing action. ये डिफरेंस हुआ दोनों में. फिर डिसएडवांटेज लिखें, हेडिंग डालिएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट. एक ही डिसएडवांटेज है, नोट करेंगे. An important disadvantage of detergents over soaps is that an important disadvantage of detergents over soaps is that some of the detergents are not biodegradable. Is that some of the detergents are not biodegradable. And hence cause water pollution in lakes and rivers. And hence cause water pollution in lakes and rivers. ठीक है ना, लेक्स में रिवर्स में जो है ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो बस यही एक डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट्स का, बाकी तो एडवांटेजेस ही हैं. और सारे डिटर्जेंट्स के साथ नहीं है, कुछ डिटर्जेंट्स के साथ में है. जैसे जो पहला वाला है ना, एंड डो डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, जो पहला वाला डिग्रेडेबल है, दूसरे वाला नॉन डिग्रेडेबल है. उसको इंडस्ट्रियल यूजेस में इस्तेमाल करा जाता है जहाँ पर बहुत हैवी ग्रीसी मटेरियल है, तो उसको साफ करने के लिए. अच्छा, एक क्वेश्चन सुन लीजिए, सुनना है, नोट नहीं करना. कंप्लीट हो गया चैप्टर. पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स. तो कपड़े धोने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं. जैसे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, कोई हाथ से धोता है. वो थपकी देखी है किसी ने? वो थपकी से फट फट वो ऐसे लकड़ी की होती है. हाँ, कब देखी है? मैंने सोचा कभी इस्तेमाल तो नहीं हुआ उसका कभी. अच्छा, हम पर हो रखा है, पिटाई हो रखी है उससे. हम भी धुले हैं भाई, वही बता रहा हूँ. बचपन में पहले सारे ही बच्चे धुलते थे उससे, सबकी होती थी ठुकाई उसी से. तो पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स. यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन स्लैब. तो कुछ क्या है कि वो कपड़े को लेकर और पत्थर पर ऐसे पटक कर मारते हैं, जैसे धोबी होते हैं. ठीक है, अच्छा. और बीट इट विद अ पैडल मतलब वही थपकी से उसको पीटना. स्क्रब विद अ ब्रश, स्क्रब करते हैं ब्रश के साथ. ठीक है. और द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन, या फिर उसी मिक्सचर को वॉशिंग मशीन में एजिटेट किया जाता है. वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स? ये आपको पता ही है. ये एजिटेशन इस वजह से ज़रूरी है कि जब उसको शेक करते हैं, लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ. इट इज़ नेसेसरी टू एजिटेट और शेक द शेक टू गेट क्लीन क्लोथ्स because the soap missiles which entrap the oil or greasy particles on the surface of dirty cloth have to be removed from its surface. When the cloth is wetted in soap solution and it agitated or beaten, the missiles containing oily or greasy particles get removed from the surface of dirty cloth and go into water. ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए.
बाकी अब आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बचता है ना, ठीक है, जल्दी करा देंगे, छोटा ही चैप्टर है। और अवर एनवायरनमेंट, अवर एनवायरनमेंट, अच्छा चलो बता देना। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ बताओ बताओ, चलो ठीक है। कौन सा?